जय हिंद दोस्तों। आज है नेक्स्ट पार्ट। आइए समझते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि ऊर्जा ऊर्जा न ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि ऊर्जा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 27 नंबर क्वेश्चन में कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो यानी कि कौन कौन देश से गुजरती है, तो केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है और मैक्सिको से नहीं गुजरती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में देश है मैक्सिको जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आइए जानते हैं। कहता है कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए या 0 डिग्री अक्षांश कहिए, सब एक ही है। अगला पॉइंट कहता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। अगला पॉइंट कहता है कि विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। आगे कहता है कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। आइए जानते हैं। कहता है कि भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश, यानी कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से गुजरता है, जिसमें एक है एशिया। तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। कहता है पहला है मालदीव, दूसरा है इंडोनेशिया और तीसरा है किरीबाती। अगला पॉइंट कहता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपो, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और गेबोन और युगांडा। अगला पॉइंट कहता है कि भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश। देखिए, इसके पहले एशिया को देख लिए और यहाँ अफ्रीका को देख लिए। अब आ गया दक्षिण अमेरिका के देश। पहला ब्राज़ील, दूसरा कोलंबिया और इक्वाडोर। ये सब देश भूमध्य रेखा से होकर, जो दक्षिण अमेरिका में जो देश है उससे होकर गुजरती है। अगला पॉइंट कहता है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला कहता है कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन से हैं। जो पहला है उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उसको देख लेते हैं। पहला हवाई द्वीप, मैक्सिको। अफ्रीका महादेश का जो देश है वो देख लेते हैं। मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मॉरिटानिया आदि। अगला पॉइंट कहता है कि एशिया महादेश का देश, यानी कि एशिया महादेश में कौन कौन सा देश आता है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, जिसमें ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। एशिया महादेश के ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इतना देश एशिया महादेश में जो है, जो 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। लगभग में 8 देश। अगला पॉइंट कहता है कि मकर रेखा
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। इसमें पहला अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोगो, फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा से के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। वर्ष भर लंबवत सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के वर्ष भर लंबवत चमकता है। अगला पॉइंट कहता है कि कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है या चमकता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था। विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। 6 अगस्त 1945। आगे पॉइंट समझ लेते हैं इसके बारे में। कहता है कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी कि जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ, तो 6 अगस्त 1945 को। कहाँ में? अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट कहता है कि परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 समस्थानिक तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया था। पहला परमाणु बम 1945 ईस्वी में रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का टेलर और परमाणु बम का ओपेनहीमर। हाइड्रोजन बम 1952 में, तो परमाणु बम 1945 में। अगला कहता है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसमें से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। अगला पॉइंट, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था, जिसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। पहला परमाणु परीक्षण केंद्र जो पोखरण में हुआ था, उसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला कहता है, अगला पॉइंट है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था, जिसका कोड है शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया था। अगला कहता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है, जिसको अमेरिका की मदद से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है उसको 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। अगला पॉइंट कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 29 नंबर कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर एवं लेखांकन से। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के हस्तांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के बीच जुड़े मूल्य के निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाइयाँ ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। ट्यूबवेल यानी किसी को नलकूप कहा जाता है, तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सिंचाई किया जाता है। अगला ये देखिए, इसका पॉइंट कहता है कि भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 प्रकार हैं। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इसके बारे में जानते हैं, चारों प्रकार के बारे में। पहला है कुआं के द्वारा, दूसरा नलकूप यानी इसी को ट्यूबवेल कहा जाता है, तीसरा है तालाब और चौथा है नहर के द्वारा। भारत में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 प्रकार हैं, उसमें से चारों प्रकार समझिएगा। यहाँ है कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा और नहरों के द्वारा। इसमें अगला पॉइंट कहता है कि भारत में सिंचाइयों का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग पर सिंचाई की जाती है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग पर सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि इसके अंतर्गत यानी कि नहर के अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य आते हैं जो नहर से सिंचाई करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। पहला में हो गया नहर और दूसरा में कुआं। कुआं में कहता है कि इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 37.8% कुआं के द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगला कहता है कि सिंचाई का तृतीय साधन तालाब है, जिसके द्वारा कुल सिंचित का 14.5% तालाब के द्वारा सिंचित किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है कि दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। इसमें क्वेश्चन याद रहे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाब के द्वारा सिंचाई किया जाता है। आगे कहता है कि नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में तथा तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु। त से तालाब, त से तमिलनाडु, और नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में। अगला कहता है कि सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप है। इसके कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7% सिंचाई किया जाता है। इसके प्रमुख राज्य हैं गुजरात, यूपी और राजस्थान। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार में सिंचाई के चारों साधन मौजूद हैं, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। यानी कि बिहार में सिंचाई के चारों साधन मौजूद हैं। इसमें कहता है कि बिहार में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र का 27.47%, यानी कि नहर के द्वारा बिहार में 27.47% होता है। अगला पॉइंट कहता है
कि बिहार में नलकूप के द्वारा सिंचित भूमि का लगभग 61.39% सिंचाई किया जाता है नलकूप के द्वारा और 27.47% नहर के द्वारा। अगला पॉइंट कहता है कि तालाब एवं अन्य के द्वारा 11.14% भाग सिंचित होता है बिहार में। अगला पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुआं के द्वारा होता है, जिसमें पहला नंबर पर कुआं है, दूसरा नंबर पर नलकूप, तीसरा नंबर पर नहर और चौथा नंबर पर तालाब है। अगला पॉइंट कहता है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है। इससे कुल सिंचित भूमि का 66% यानी कि राजस्थान में कुआं एवं नलकूप के द्वारा 66% भूमि सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी कि गौतम बुद्ध ने संवाद की भाषा कौन से भाषा में दिया था, तब पाली भाषा में दिया था। अगला पॉइंट इसके बारे में जानते हैं, कहता है कि महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी, यानी कि जैन धर्म महावीर की भाषा क्या थी, प्राकृतिक, लेकिन बौद्ध धर्म की क्या थी, पाली भाषा। आगे कहता है कि प्राकृत भाषा के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्राकृत भाषा के बारे में कि प्राकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। अगला है पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में कहता है कि यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसी भाषा में बौद्ध साहित्य यानी कि त्रिपिटक की रचना, क्वेश्चन पूछेगा त्रिपिटक की रचना कौन से भाषा में किया गया है, तो कौन सी भाषा हो जाएगा, पाली भाषा में। अगला पॉइंट कहता है संस्कृत के बारे में, कहता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंदी आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा इसी से उत्पन्न हुआ है। अगला पॉइंट कहता है मगधी भाषा के बारे में। यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी मैथिली भाषा से हुआ है, यानी मगधी भाषा का निर्माण भोजपुरी और मैथिली से हुआ है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है पहला पॉइंट 1 मई यानी कि विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस या भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अगला है थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला इस पॉइंट जानते हैं एड्स के बारे में। कहता है कि विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में हम हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इसका अगला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले विश्व एड्स दिवस की वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत WHO के द्वारा 1988 में, यानी कि 1 दिसंबर 1988 को पहला बार WHO के द्वारा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाने की तिथि घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं, तो रक्षा मंत्रालय के विभाग, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, A, B और C दोनों, यानी कि ऑप्शन ए में रक्षा विभाग, ऑप्शन बी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ऑप्शन सी में रक्षा उत्पादन विभाग। इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। पहला रक्षा विभाग, दूसरा रक्षा उत्पाद विभाग, तीसरा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और चौथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और पांचवा है
सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर रक्षा मंत्रालय बना होता है। अगला है रक्षा विभाग के बारे में जानते हैं। रक्षा विभाग कहता है कि रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न, तीनों सेना माने थल सेना, वायुसेना और जल सेना तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। कहता है कि यह विभाग, यानी कि कौन सा विभाग, रक्षा विभाग, कहता है कि यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामला, रक्षा नीति, संसद संबंधी मामला, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। कौन सा, रक्षा विभाग। अगला पॉइंट है रक्षा उत्पाद विभाग क्या है, जानते हैं इसके बारे में। कहता है कि इस विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामान, उपकरणों तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के स्वदेशीकरण, आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के रक्षा उपकरणों को विभागीय उत्पादन यूनिट के आयोजन एवं नियंत्रण के द्वारा कार्य करता है। अगला है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और संभारिकों वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उप पुरस्कारों के लिए अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास योजनाएं तैयार करना है। अगला है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग कहता है कि इस विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामले संबंधी कार्य करता है। अगला पॉइंट कहता है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। थैंक यू।